हेलो। आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता है सबसे बड़ी बात ये, सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी भी बॉडी का सारा वेट कंसंट्रेट करता हो और इक्विलिब्रियम में होता हो, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे कि किसी स्फीयर की बात करें, स्फीयर के सेंटर पे सारा वेट कंसंट्रेट करता है और अगर इस पॉइंट से स्फीयर को उठाएं तो स्फीयर एकदम इक्विलिब्रियम, जैसे कोई रॉड है एल लेंथ की, कोई भी रॉड है तो एल लेंथ की रॉड के अगर सेंटर पार्ट को L/2 और L/2 से कट दे और इसको रॉड को यहाँ से उठाया जाए तो ये एकदम इक्विलिब्रियम में रहेगी अगर यूनिफॉर्म मास की रॉड है। तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका पूरा मास या पूरा वेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, मीन पे। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास दिस पॉइंट, ठीक है, सर्कल का या स्फीयर का या रॉड। अब एक ऐसी बॉडी है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है या किसी भी शेप की है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें? चल रहा है, मतलब कि अब एक ऐसी बॉडी ले ली जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब है कि एक शेप में नहीं, जब कोई बॉडी शेप में नहीं है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, देखते कैसे करें। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉडी को 3 जगह उठाएंगे। सबसे पहले यहाँ उठाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर या इस रस्सी की सीट में लाइन खींचेंगे, फिर किसी दूसरे पॉइंट से उठाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट उठाएंगे, फिर से इसके सीट में लाइन खींचेंगे। तो ऐसे 3 पॉइंट से इस बॉडी को हैंग करेंगे तो हमको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट मिल जाएंगे और जिस 3 पॉइंट पे ये तीनों पॉइंट कट कर रहे हैं या जो 3 लाइन किसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। यानी कि हमें इस बॉडी को 3 पॉइंट से उठाना है और लाइन ड्रॉ करनी है सीधे रस्सी की सीट में, और जहाँ पे तीनों पॉइंट या तीनों लाइन आपस में कट करेंगी उस पॉइंट का बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ इरेक्टर। अब आते हैं मेन डेरिवेशन जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, सपोज करते हैं एक्स वाई एक्सेस है, वाई एक्स, इस एक्सेस पे 2 पार्टिकल, ये पार्टिकल M1 और ये M2। ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे और ये ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कोई R5। ठीक है, ये इसका होगा नहीं R12। ये पॉइंट सपोज करते हैं हमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा। मान लो अगर एक बॉल 10 किलो की है और एक 5 किलो की है, सेंटर ऑफ मास के बीच में लाई करेगा, तो M1 और M2 के बीच में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो सपोज करते हैं ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, तो हमने इस पॉइंट को मान लिया CM और ओरिजिन से CM तक की डिस्टेंस हमने ले ली RC। CM क्या है, सेंटर ऑफ मास कौन सा पार्टिकल का, M1 और M2 का। अब हमें इसी की पोजीशन निकालनी है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कुछ चीजें समझो। अगर इस पार्टिकल पे या इस सिस्टम पे हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाए और M1 पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं F1 और M2 पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं F2, ठीक है। फिर एक और फोर्स लगेगा एक्शन रिएक्शन, M2 वाला M1 पे फोर्स लगाएगा और सेम और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F1 वाला M1 वाला इसको लगाएगा M2 पे। यानी कि F1 और F2 हमने लगा दिया, लेकिन जब 2 बॉडी होती है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगता है दोनों के ऊपर, लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं। तो M2 वाला M1 पे कितना लगाएगा, हमने मान लिया फोर्स एक्टेड ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2। ये कौन लगा रहा है, M2 M1 पे लगा रहा है। M2 पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टेड बाय पार्टिकल 2 बाय पार्टिकल 1। यानी कि टोटल जो M1 पे फोर्स है, तो जो टोटल 1 पे फोर्स लग रहा है F1 नेट, वो कितना लग रहा है F1 प्लस F1 और टोटल फोर्स 2 पे कितना लग रहा है, टोटल फोर्स 2 पे कितना लग रहा है F2
प्लस F2। अब टोटल सिस्टम का फोर्स कितना लग रहा है, तो पूरा F नेट कितना हो जाएगा, पूरा F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21, ठीक है। लेकिन हमने बताया इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि F12 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी -F21, क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला, थर्ड लॉ, सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचा, इतना बचा, यानी कि F नेट F1 प्लस F2। अब हमको पता है फोर्स इक्वल टू होता है MA, तो नेट में क्या हो जाएगा M नेट, वहां पे क्या जाएगा A नेट, MA होता है F इक्वल टू क्या होता है MA, वहां से, ठीक है। F1 की जगह क्या हो जाएगा M1 A1 प्लस M2 A। अब देखो कुछ फॉर्मूले पता है, एक्सेलरेशन को तो लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये फॉर्मूले में बहुत बार पता है, नहीं याद है। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे x r है तो x के r कर लेंगे, तो A1 की जगह क्या हो जाएगा और A नेट की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M नेट T2 अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R नेट इज इक्वल टू M1 A1 की जगह क्या हो जाएगा D2 R1 अपॉन dt स्क्वायर, या M2 की जगह क्या हो जाएगा D2 अपॉन dt स्क्वायर। अब देखो D2 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 हट जाएगा, क्या हो जाएगा M नेट इक्वल टू M नेट R नेट इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, M नेट का मतलब क्या है, टोटल मास, कितनी बॉडी है, 2 बॉडी है, M नेट M1 प्लस M2, और R नेट का मतलब RCM, RCM हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M नेट, टोटल मास कितना बॉडी का M1 प्लस M2, फॉर्मूला क्या होंगे M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर कई सारे मास होते हैं या n नंबर ऑफ सिस्टम होता है तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट 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 n तक होता है, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस n। मैं लिख देता हूँ जैसे क्लियर हो जाए फॉर्मूला, क्या होगा n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा, तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए RCM हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn प्लस Mn R, ठीक है। अब अगर कार्टेशियन सिस्टम की बात करें, x y और z एक्सिस में निकालना है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, XCM की अगर वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस so on अपॉन M1 प्लस M2। y के लिए निकालना है सेम, क्या हो जाएगा M1 y1 प्लस M2 y2 so on अपॉन M1 प्लस M2। z के लिए निकालना है तो रिप्लेस कर दो z, ये फॉर्मूले। अब एक क्वेश्चन समझा के जब समझाएगा कैसे वो क्वेश्चन के इंप्लीमेंटेशन करेंगे, या क्वेश्चन कैसे चलेगा वो देखते हैं। सपोज करते हैं एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड 1 मीटर की है, ठीक है। हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पॉइंट निकालना है, हमें RCM की वैल्यू निकालनी है,
कि कहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर इसके वर्टिसेस पे 1, 2 और 3 kg के वेट रखते हैं, हमने यहाँ पे 1 kg रख दिया, यहाँ पे 2 kg रख दिया, यहाँ पे 3 kg, तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं बीच में लाई करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, क्योंकि अनइक्वल वेट रखते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सपोज करते हैं हमने इसको एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रख दिया, ये एक्स है, ये वाई, ये हमने ओरिजिन मान लिया, तो इसके पॉइंट हो जाएंगे 0,0, ये 1 मीटर लेंथ का है, तो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे 1,0, ये 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेस कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और वाई में चला नहीं, तो वाई के पॉइंट कितने जाएंगे 0। अब बात करते हैं इसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री एंगल होगा, तो देखो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये लेंथ तो 0.5 हो जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 0.5। अब बात करते हैं वाई, तो tan 60 क्या होता है, साइन लगा लेते हैं, तो साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस 1 मीटर का है, परपेंडिकुलर में निकालना है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, हाँ, इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना हाइपोटेनस 1, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या जाएगी √3/2, तो हाइपोटेनस की वैल्यू 1 मीटर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। अगर ये वैल्यू √3/2 आ रही पूरी, तो यही तो हाइट होगी, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो हमको तीनों पॉइंट मिले, यानी कि हमको x1 y1 की वैल्यू मिली 0,0, हमको x2 y2 की वैल्यू मिली 1,0, हमको x3 y3 की वैल्यू क्या मिली 0.5, √3/2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो m1 की वैल्यू क्या है 1 kg, m2 की वैल्यू क्या है 2 kg, और m3 की क्या है 3 kg। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कार्टेशियन सिस्टम वाला, क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले x निकालेंगे, y निकालेंगे, z निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि x y ठीक है। तो x CM निकालेंगे, तो x CM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 अपॉन 3 सिस्टम, तो इसे 3 कटे जाएंगे, 3 पार्टिकल। इसी तरह से y से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा y1 m1 प्लस y2 m2 प्लस y3 m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कुछ नहीं करना है, x1 की वैल्यू पुट कर दो, x2 की वैल्यू पुट कर दो, x3 की वैल्यू पुट कर दो, m1 m2 m3 की वैल्यू पुट कर दो, xcm आ जाएगा, y जो वैल्यू xcm y चेंज होगी वो इसका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्राई करो उसको, जो प्रॉब्लम हो क्वेरी करो, बताया जाएगा, ठीक है।